एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पढ़ा दे भाई में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे मैं आज लेकर आया हूँ क्योंकि रिवीजन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर फर्स्ट और कॉलम्स पढ़ाने वाला हूँ मैं आज। तो सबसे पहले स्ट्रड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। STRUT स्ट्रड, आपको स्पेलिंग अच्छे से पता होगी। ये एक इंक्लाइंड मेंबर होता है जिसके ऊपर क्या लगता है, एक्सियल कंप्रेशन लोड लगता है। ठीक है, मतलब जो भी लोड होगा इस प्रकार के मेंबर पर, स्ट्रक्चरल मेंबर पर जो भी लोड होगा वो एक्सिस से पास होगा और वो लोड कैसा होगा, कंप्रेशन होगा। ये मेंबर ऑलमोस्ट इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो जो भी इंक्लाइंड स्ट्रक्चरल मेंबर होगा और एक्सियल कंप्रेशन लोड इसके ऊपर काम करेगा उसे मैं क्या बोलूँगा, स्ट्रड। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉलम की। तो स्ट्रड और कॉलम में क्या डिफरेंस है, तो पहले कॉलम के बारे में बता देता हूँ। कॉलम क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है जिसके ऊपर भी क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है। मतलब जो भी कंप्रेसिव लोड लगेगा वो उसकी एक्सिस से पास होगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, जर्नली वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। इनकी कुछ एंड कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, या तो वो एंड कंडीशन फिक्स हो सकती है या फिर हिंज हो सकती है या फिर फ्री हो सकती है, जो भी कंडीशन बने। कॉलम क्या है, वर्टिकल मेंबर है और स्ट्रड क्या है, इंक्लाइन मेंबर है। तो मैं मेंबर के साथ में इंक्लाइन भी और ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने मिस कर दिया है कहीं। तो कॉलम के डिज़ाइन करने से पहले कुछ फेलियर थ्योरीज के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो उससे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है मेरी, यूलर्स थ्योरी, और ये कंसीडर करती है बकलिंग फेलियर को। बकलिंग फेलियर क्या होता है, अगर ये जो कॉलम है रेड कलर के लाइन से, अगर येलो कलर की लाइन की तरह अगर उसका डिफ्लेक्शन होता है ग्रीन कलर के लोड के कारण, तो वो होगा बकलिंग फेलियर। अब मैं एजम्पशंस के बारे में बात कर लेता हूँ यूलर्स थ्योरी में। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है वो है एक्सिस ऑफ कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन अनलोडेड। मतलब कि आप जब लोड लगाएंगे तब भी जो कॉलम की एक्सिस है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब कि सीधी होनी चाहिए। और जब आप अनलोडिंग भी करेंगे तब भी हमारे कॉलम की एक्सिस क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। तब ये हमारा जो यूलर्स थ्योरी है वो एप्लीकेबल होगा। और लोड पासेस थ्रू द एक्सिस, और जो भी आपकी कॉलम की एक्सिस है सिर्फ वहीं से कंप्रेसिव लोड पास होना चाहिए और अन्यथा कहीं और से नहीं मानूंगा मैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब तीसरा नंबर का जो मेरा पॉइंट है वो स्ट्रेस इन द स्ट्रक्चर आर विद इन इलास्टिक लिमिट। तो जो भी स्ट्रेसेस जो होंगी स्ट्रक्चर में उनको हम क्या मानेंगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। और जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है उसको हमने कांस्टेंट माना है। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को मैं IE से भी डिनोट करता हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा एजम्पशन है यूलर्स थ्योरी में वो है मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड लीनियर इलास्टिक। तो मटेरियल के बारे में भी ध्यान में रखना है हमें कि मटेरियल आइसोट्रोपिक होगा, होमोजीनियस होगा और लीनियर इलास्टिक होगा। तो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो है और जो लास्ट मेरा एजम्पशन है वो क्या है, कॉलम इज लॉन्ग। तो ये थ्योरी लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगी और प्रिज्मेटिक के लिए एप्लीकेबल होगी। प्रिज्मेटिक मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन का होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेंथ का होना चाहिए। एंड बात करूं, और ये जो कॉलम है ओनली किसमें फेल होगा, बकलिंग में फेल होगा। तो तीन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल के बारे में याद रखना, और एक लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगी यूलर्स थ्योरी। एग्जाम में अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है कि यूलर्स थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, तो लॉन्ग कॉलम्स के लिए एप्लीकेबल होती है और बकलिंग में फेल होते हैं वो कॉलम, उनके बारे में है। तो अब मैं यूलर्स थ्योरी की लिमिटेशंस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम किसी साइड पर अपने कॉलम को जब हम कास्टिंग कर रहे हैं तो कास्टिंग करने के दौरान अब ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत तो टेढ़ापन कॉलम में रहता है, मतलब कि क्रुकनेस रहती है हमेशा। तो कॉलम की जो एक्सिस होती है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होती है या फिर एग्जैक्टली एक्सियल नहीं हो पाती है। तो एक कमी ये आती है। ठीक है, तो और बात क्या कर लूँ मैं कि ये जो फॉर्मूला है जो एक्सियल स्ट्रेसेस होती हैं उसको ध्यान में नहीं रखता है। और जो बकलिंग लोड इससे इस फॉर्मूले से निकलते हैं, यूलर्स लोड के जो फॉर्मूले से बकलिंग लोड निकलेंगे वो एक्चुअल बकलिंग लोड से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, लिमिटेशन है यूलर्स थ्योरी की। दिस फॉर्मूला डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एक्सियल स्ट्रेस एंड द बकलिंग लोड गिवन बाय दिस फॉर्मूला मे बी मच मोर देन द एक्चुअल बकलिंग लोड। अगर हमें पता करना है कि किस लोड पर जो लॉन्ग कॉलम है बकल करेगा, तो हम यूलर्स लोड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, जो कि हम PE से डिनोट कर रहे हैं, और पाई स्क्वायर IE मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर।
एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ होगी, और पीई क्या है, बकलिंग लोड होगा। ये वो लोड होगा जिस पर कॉलम बकल करेगा। और इसके लिए आई मिनिमम क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या है, आई मिनिमम है। और एल इफेक्टिव को भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ है एल इफेक्टिव। ओके, अब एक मैं नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो नोट पॉइंट में मैं एक क्या बात करने वाला हूँ, फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एजम्पशन में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो बकलिंग में फेल होगा ओनली। और इसमें क्या है, क्रसिंग की जो इफेक्ट है वो नेग्लेक्टेड है, मतलब कॉलम ये वाले जो हैं क्रसिंग में फेलियर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ कौन सा कॉलम किस में फेल होगा। शॉर्ट कॉलम जो है मेरा क्रशिंग में, ओनली क्रशिंग में फेलियर होगा। और जो मेरे लॉन्ग कॉलम है वो किस में फेल होंगे, ओनली बकलिंग में फेल होंगे। और जो इंटरमीडिएट जो कॉलम है वो कंबाइंड बकलिंग और क्रशिंग में फेल हो सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप इसको भी थोड़ा रिमेंबर करना। अब मैं थोड़ी सी इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ के बारे में, जो डिफरेंट एंड कंडीशन के साथ में है। पहली जो है मेरी बोथ एंड हिंज्ड है, और कुछ डायग्राम दिया हुआ है। जो एल होगा वो एल इफेक्टिव के बराबर होगा, और एल क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है। और पी क्या है, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर, जो हमारा पुराना फॉर्मूला जो है यूलियस लोड का। अगर मैं एल की वैल्यू एल इफेक्टिव रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर मेरा क्या आ गया, बोथ एंड हिंज के केस में यूलियस लोड आ चुका है। बोथ एंड हिंज कॉलम के केस में मेरा यूलियस लोड आ चुका है पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर। और इस केस में क्या रहेगा, बोथ एंड हिंज में एल इज इक्वल टू एल इफेक्टिव रहेगा। अब मैं सेकंड केस की अगर बात कर लूँ तो बोथ एंड फिक्स्ड होगा कॉलम। तो बोथ एंड फिक्स में क्या है, जो डिफ्लेक्शन जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, अगर एल क्या है, मेरी इफेक्टिव लेंथ है, सॉरी इफेक्टिव लेंथ नहीं, ओनली अनसपोर्टेड लेंथ है। तो इधर वाली जो लेंथ है एल इफेक्टिव, ये किसके बराबर हो जाएगी, एल बाई 2 के बराबर हो जाएगी। और दूसरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ 0.5 टाइम्स एल के। तो बोथ एंड फिक्स के केस में भी मैं देख लेता हूँ कि यूलियस लोड क्या रहने वाला है। जानते हैं हम पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। तो इसमें मैं एल इफेक्टिव की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं डार्क कर देता हूँ उसे। ओके, तो पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एल बाई 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आई, सॉरी 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर। तो बोथ एंड फिक्स के केस में भी आ चुका है मेरा यूलियस लोड। तो बोथ एंड हिंज के बारे में भी आ चुका है, और बोथ एंड फिक्स के बारे में भी यूलियस लोड मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं तीसरी कंडीशन, बोथ एंड फिक्स्ड के केस, सॉरी वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री के केस में भी यूलियस लोड को कैलकुलेट कर लेता हूँ, और देख लेता हूँ कि एल इफेक्टिव अनसपोर्टेड लेंथ के कितने टाइम्स होगा, इनमें क्या रिलेशन रहने वाला है। यहाँ मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। वन एंड क्या है मेरा फिक्स्ड है, दूसरा एंड क्या है मेरा फ्री है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है, सपोर्ट की तरफ एक्स्ट्रा थोड़ा एक्सटेंड होगा, और थोड़ा नीचे की तरफ इमेजनरी डिफ्लेक्शन एक्सटेंड होगा या फिर बकलिंग एक्सटेंड होगी। तो ये जो है वो मेरा अनसपोर्टेड लेंथ है एल, और ये जो होगी मेरी टोटल, ये जो मेरा डिफ्लेक्शन बना है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L कुछ मेरा होने वाला है। तो ये रिलेशन आ चुका है अनसपोर्टेड लेंथ और इफेक्टिव लेंथ में। तो मैं फॉर्मूला फिर से जानता हूँ, पाई स्क्वायर आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल इफेक्टिव की जगह पर क्या पुट करना है, 2L का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स है। अब ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आई अपॉन 4L स्क्वायर। तो ये मेरा यूलियस लोड भी आ चुका है, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री की कंडीशन में भी आ चुका है। अब मैं अगली जो कंडीशन है, 4th नंबर की जो कंडीशन है, वन एंड हिंज, सॉरी वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड, मतलब एक एंड कैसा है इसका, फिक्स्ड होगा, और अदर एंड कैसा होगा, मतलब दूसरा एंड कैसा होगा, हिंज्ड होगा। तो ये भी एक अलग केस है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ कैसी कंडीशन रहने वाली है। तो एक एंड मेरा क्या है, हिंज्ड है, और दूसरा एंड क्या है मेरा, फिक्स्ड है। ठीक है, स्मॉल एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। डिफ्लेक्शन डायग्राम भी देख लेते हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा या बकलिंग डायग्राम होगा, जो भी आप समझना चाहें। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या हो जाएगी, अनसपोर्टेड लेंथ है, और ये क्या हो जाएगी मेरी एल इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। और इसमें रिलेशन क्या है, एल बाई √2, मतलब अनसपोर्टेड लेंथ बाई √2, और मैं कह सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में 0.707 टाइम्स एल। तो पी ई बराबर मैं फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है, पाई स्क्वायर आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर फिर से,
और एल इफेक्टिव की जगह पर क्या पुट करना है, एल बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर पुट करना है। तो पाई स्क्वायर आई ई अपॉन क्या आ गया, एल स्क्वायर बाई 2। अब पी बराबर क्या हो गया, 2 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एल स्क्वायर। तो मैं अब अभी मैंने धीरे धीरे सभी चारों कंडीशन के निकाल लिया है। तो देख लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बकलिंग लोड होगा किस में आएगा, मतलब कौन सा जो कॉलम है वो सबसे ज़्यादा बकलिंग लोड बकल लोड झेल सकता है। ठीक है, बकलिंग नहीं होने देगा। सबसे ज़्यादा जो लोड रहेगा वो 4 आई ई पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, उसके बाद रहेगा 2 पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एल स्क्वायर, और उसके बाद रहेगा पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर। सॉरी इधर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। तो ये जो है मतलब लास्ट वाला जो है वो उसके पहले आएगा और पहले वाला जो है लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि पाई स्क्वायर आई अपॉन एल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर आई से कम होगा, मतलब कि जो पहला वाला जो है ना वो 3 पर आएगा और 3 वाला है जो पहले वाले की पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो बोथ एंड फिक्स वाला देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, कौन कौन सा जो 2 नंबर का है वो कौन सा है, यूलेस लोड बोथ एंड फिक्स का है। चौथे नंबर का क्या है, 1 एंड फिक्स्ड और अदर हिंज वाला केस है। फोर्थ वाला, तीसरा वाला कौन सा है मेरा, तीसरा वाला जो है 1 फिक्स्ड एंड अदर फ्री, और फर्स्ट वाला जो है बोथ हिंज्ड वाला केस है। तो याद रखना इस वाले को जो फर्स्ट नंबर पे है वो उसको थर्ड नंबर लिखना है, और थर्ड नंबर वाला जो फर्स्ट नंबर वाला लिखना है। नंबर चेंज कर लेना एक बार। ये चेंज आपको सिर्फ इस ऑर्डर में करना है कि मतलब कौन ज़्यादा होगा और कौन सबसे कम होगा। तो ये इतना हो चुका है हमारा। तो अभी आगे हम देख लेते हैं स्लेंडरनेस रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशो एक्चुअल में लैम्डा से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ स्लेंडरनेस रेशो को। ठीक है, और लैम्डा बराबर मेरा क्या होगा, लैम्डा बराबर मतलब स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, उसको मैं आर मिनिमम भी कह सकता हूँ। तो मैं आर मिनिमम बराबर लिख देता हूँ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, और ये किसके बराबर होती है, आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूँ आई मिनिमम क्या होता है, मैं एक्चुअल में इससे पहले भी आपको लिखा चुका हूँ। तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन और बकलिंग, मतलब बकलिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस जो देगी वो क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, और या तो किसके अगेंस्ट, रोटेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस हमें जो मिलेगा उसका मेजरमेंट जो हम करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन हम कह सकते हैं। तो इस स्लेंडरनेस रेशो के बेसिस पर हम एक क्लासिफिकेशन देख सकते हैं शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग कॉलम का। तो शॉर्ट कॉलम में शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम में देख लेते हैं। लैम्डा की जो वैल्यू है, अगर लैम्डा की वैल्यू अगर 32 से अगर कम होती है तो मेरा क्या होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू अगर वेरी करती है 32 से लेकर 120 तक तो मेरा मीडियम कॉलम होगा, और अगर ज़्यादा होगी 120 से तो मेरा क्या होगा, लॉन्ग कॉलम होगा। तो ये हो गया स्लेंडरनेस रेशो के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन छोटा सा। नोट, एक नोट पॉइंट लिखते हैं बकलिंग स्ट्रेस के बारे में। बकलिंग लोड के बारे में बात कर लिया और बकलिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर लिया। सिग्मा बी से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा ई से भी लिख सकता हूँ, और जो भी मेरा यूलर्स लोड होगा पीई उसको मैं डिवाइड कर दूंगा क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, मतलब जो एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन का वो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है, ये क्या हो गया, सिग्मा बी पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा। स्क्वायर से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अदर फॉर्म में मैंने लिख दिया है, जितने भी फॉर्म हो सकते थे मैं लिख दिया है। सिग्मा बी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब मैं एक और पॉइंट की बात कर लेता हूँ, वैलिडिटी ऑफ यूलर्स थ्योरी। तो इस यूलर्स थ्योरी की वैलिडिटी कितनी है, तो इसके लिए क्या है, सिग्मा जो ई है या फिर मैं सिग्मा बी बोलूँ, मतलब बात होगी बकलिंग स्ट्रेस की बात हो रही है या फिर यूलर्स स्ट्रेस की बात हो रही है, ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस के। और मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जो लेमडा की वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशो की जो वैल्यू है या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा बाई के। मैं जानता हूँ कि लेमडा सी की जो वैल्यू है 90 होती है फॉर माइल्ड स्टील के लिए। अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा जो डेटा है आपको हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तब भी आपको ये नोट्स हेल्प करने वाले हैं। स्टूडेंट बोले तो जब आप कॉलेज वगैरह में हैं तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने में आसानी होगी।
आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं सोम को। ठीक है, तो रैंकाइन्स फॉर्मूले की बात करता हूँ। अभी यूलर्स थ्योरी की बात हो चुकी है ख़त्म, अभी बात करूँगा सिर्फ रैंकाइन फॉर्मूले की या फिर रैंकाइन लोड के बारे में बात करूँगा। ये एक अलग थ्योरी है, ठीक है, जिसके एजम्पशन थोड़े से हल्के से अलग हैं। तो पी आर को मैंने क्या लिख रहा हूँ, रैंकाइन लोड। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, ओके। पी आर क्या है, रैंकाइन लोड है। और पीसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, क्रशिंग लोड। क्रशिंग लोड क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया। और पीई क्या है, बकलिंग और यूलर्स लोड। या तो मैं बकलिंग लोड बोलूँ या फिर यूलर्स लोड बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि पी किसके बराबर होता है, पाई स्क्वायर आई ई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। या फिर मैं और लिख सकता हूँ, देखो पीसी को भी क्या लिखता हूँ, सिग्मा सी इंटू ए, मतलब क्रशिंग स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रशिंग लोड आ जाएगा, है ना। तो इसको अदर फॉर्म में लिख सकता हूँ, पीई को पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लेमडा स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। तो जो रैंकाइन जो फॉर्मूला होगा मेरा क्या होगा, 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीई। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रैंकाइन्स लोड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ क्रशिंग लोड प्लस रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स लोड। तो 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी 1 अपॉन पीई। तो और रैंकाइन्स फॉर्मूले को मैं और अलग तरीके से क्या ले सकता हूँ, पी आर इज इक्वल टू, मतलब कि इसको सॉल्व कर लूँगा इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद, तो बचेगा ए सिग्मा सी या फिर सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई लेमडा स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला और हो गया। और मैं और भी क्या ले सकता हूँ, पी आर इज इक्वल टू ए सिग्मा सी या फिर सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस अल्फा लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अल्फा जो है, यहाँ पर जो अल्फा जो है ना, वो रैंकाइन्स कांस्टेंट है और जिसकी जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई। ये है मेरी रैंकाइन्स कांस्टेंट की वैल्यू। हाँ, तो अब मैं बात कर लेता हूँ उस एजम्पशंस के बारे में। ठीक है, तो एजम्पशंस के बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं, रैंकाइन्स के क्या एजम्पशंस हैं। तो जो एजम्पशंस जो हैं सेम रहेंगे यूलर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, एक्सेप्ट मतलब क्या छोड़ के, ये जो कॉलम था यूलर में वो क्या था, लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था। अब यहाँ पर जो अपनी रैंकाइन थ्योरी है वो एप्लीकेबल होगी किसी भी कॉलम के लिए, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर इंटरमीडिएट कॉलम हो। कॉलम कोई सा भी हो एप्लीकेबल होगी ये वाली थ्योरी। और रैंक अपने जो यूलर्स थी वो किसके लिए थी, ओनली लॉन्ग के लिए थी। अब यहाँ पर क्या है, इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं जो है बकलिंग और क्रशिंग के दोनों के इफेक्ट हमने साथ में कंसिडर किए हुए हैं। और वहाँ ओनली क्या था, बकलिंग का इफेक्ट कंसिडर था। ओके, एजम्पशन की बात हो गई है क्लियर। तो अब मैं कुछ शेप ऑफ कैर्न और डायमेंशन ऑफ कैर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। इसमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, जो रप्चर स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के स्क्वायर की। तो एफ सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर मिनिमम का स्क्वायर। अब शेप ऑफ कैर्न, सॉरी कैर्न या फिर कोर क्या होती है, वो इफेक्टिव एरिया होता है जहाँ पर स्ट्रेसेस का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कंपेयर टू द अदर पार्ट। और मोस्टली ये क्या होंगे, सेंट्रल रहेंगे, मतलब सेंटर के आसपास का जो एरिया होगा, ठीक है, उसके अराउंड जो एरिया बनेगा वही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। तो इसमें मैं पहला जो कंसिडर कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कैसा होगा मेरा, सॉलिड है, सॉलिड सर्कुलर अगर बन रहा है, कोई भी कॉलम का जो सेक्शन है अगर सॉलिड सर्कुलर है, तो इफेक्टिव जो एरिया रहने वाला है, मतलब कि कोर जो रहने वाली है, कैर्न या कोर बात एक ही है, अगर इसका डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है, तो जो कैर्न है या फिर कोर है उसकी डायमीटर कितनी होने वाली है, डायमीटर ऑफ कैर्न इज इक्वल टू जो कैपिटल डी बाई 4, अगर इसका डायमीटर डी है तो डाय ऑफ कैर्न क्या होगी, डी बाई 4 हो गई, शेप कैसा है, सर्कुलर है। सेकंड जो है मेरा सॉलिड रेक्टेंगुलर, अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है कॉलम का, तो उसका इफेक्टिव एरिया या फिर कोर क्या होने वाला है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए जो इफेक्टिव एरिया है क्या होने वाला है, वो एक रोम्बस होने वाला है, ठीक है। अगर ये डेप्थ क्या है रेक्टेंगल की या फिर डायमेंशन क्या है डी है और ये विड्थ क्या है बी है किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो इसका जो कोर का जो डायमेंशन होने वाला है बी बाई 3 होने वाली है और ये क्या होने वाली है, डी बाई 3 होने वाली है। तो डायमेंशन क्या हो गई, कैर्न और कोर की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, बी बाई 3 इंटू डी बाई 3। और ये शेप जो बनेगा वो एक रोम्बस बनेगा, ओके।
तो अगला मेरा है होलो सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, होलो सर्कुलर अगर सेक्शन है जिसकी आउटसाइड डायमीटर जो है कैपिटल डी है और इनसाइड डायमीटर क्या है, स्मॉल टी है, तो जो कोर का जो एरिया होने वाला है कहीं ना कहीं वो सेंट्रल होने वाला है फिर से। ठीक है, तो उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ और शेडेड कर देता हूँ, इस एरिया को लिख देता हूँ कि ये कोर है। तो इसकी जो डायमीटर होने वाली है, कैर्न की जो कोर की जो डायमीटर होने वाली है वो डी स्क्वायर मतलब कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 4 से, मतलब सम को डिवाइड कर देंगे 4 से, डायमीटर के स्क्वायर के सम को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो मैं क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द कैन जो कि है इक्वल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो शेप इसका कैसा आएगा, सर्कुलर। अगले सेक्शन की बात कर लेता हूँ। स्क्वायर अगर सॉलिड सेक्शन है तो इसकी साइड क्या है, ए है, मतलब ए साइड का अगर कोई स्क्वायर है तो उसका जो कोर का जो एरिया है वो भी क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये साइड है ए, तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएंगी वो a/3 और a/3 हो जाएंगी। तो स्क्वायर में क्या हो जाएगी, शेप ऑफ कोर की डायमेंशन a/3 इंटू a/3, और शेप कैसा है मेरा, स्क्वायर वाले में स्क्वायर ही है। और एक नोट पॉइंट और, आई सेक्शन के लिए जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, जिससे मैं आपके लिए और भी अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग सब्जेक्ट प्रॉब्लम से वीडियोस लेकर आ सकूं। अगर कोई भी अगर डाउट है, अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ टेलीग्राम पर भी मेरा एक चैनल है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ा दे भाई के नाम से भी टेलीग्राम पर चैनल है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।